नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य के लोगों के कल्याण और सरकारी खजाने पर आर्थिक दबाव के बीच संतुलन बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त की वस्तुएं और सेवाएं बांटने के मामले में सभी पक्षों से 17 अगस्त तक जवाब मांगा है। सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए कुछ अहम बातें कही हैं। अदालत ने यह साफ कर दिया है कि वो मुफ्त सौगात देने की घोषणा करने वाली पार्टियों की सदस्यता रद्द करने के मामले की सुनवाई नहीं करेगी। चीफ जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा है कि चुनाव के दौरान तर्कहीन मुफ्त सौगात देने का वादा करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने का विचार अलोकतांत्रिक है। इसके अलावा अदालत ने कहा कि मुफ्त की सौगातें और सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं दो अलग अलग चीजें हैं। अदालत ने कहा कि अर्थव्यवस्था को पैसे के नुकसान और कल्याणकारी कदमों के बीच संतुलन कायम करना होगा। जस्टिस रमना ने कहा कि तर्कहीन मुफ्त उपहार का वितरण एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन न्यायालय कानून बनाने के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा क्योंकि ये विधायिका का क्षेत्र है। अदालत ने सभी पक्षों को 17 अगस्त से पहले इस पहलू पर सुझाव देने के लिए कहा है। मुद्दा आपका में आज हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कल्याणकारी योजनाओं की सीमा कहां तक है और किस सीमा से शुरू होती है मुफ्त की सौगातें या कहीं फ्रीबीज। क्या है इसके समर्थन और इसके विरोध में तर्क, क्या और किस पर होता है इनका किस तरह का प्रभाव, आम जनता खासकर गरीबों के लिए क्या है लाभकारी और कब पड़ता है अर्थव्यवस्था पर इसका बोझ। इन तमाम मसलों पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ कार्यक्रम में 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ है प्रीति सूदन, जो कि पूर्व स्वास्थ्य सचिव हैं भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति सूदन जी। और साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर अरविंद मोहन, जो कि अर्थशास्त्र विकास विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अरविंद मोहन आपका हमारे साथ मुद्दा आपका में जुड़ने के लिए। स्टूडियो में मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं संग्राम पटनायक, जो कि वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। संग्राम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शुरुआत आप ही से संग्राम जी, पहले बताइए अभी तक का स्टेटस कोर्ट में क्या कुछ रहा अब तक, क्या बड़ी और प्रमुख बातें हैं जो कोर्ट ने कही हैं, क्या अलग अलग तर्क हैं जो दिए गए हैं अलग अलग पक्षकारों की ओर से इस मामले में। प्रीति जी, मैं मुद्दे में आने से पहले ये एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि ये मुद्दा जो है अनडिसाइडेड था, काफ़ी दिनों से ये पेंडिंग नहीं था, कोई फाइल नहीं किए थे। बट सडनली 2013 में जब एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेलीविजन द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जब यह था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमने उसको हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एंड ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन दिया कि हाँ ठीक है, ये लेजिस्लेचर की परव्यू में आता है तो हमने उसमें नहीं जाते हैं। बट एक बड़ी सी उसमें एक ऑब्जर्वेशन था जजमेंट में कि आपने इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन दिया गया था कि ठीक है, आपने एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाई है जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में रहना चाहिए, तो वो वहाँ पर सीमित हो गया था। बट आज जो मुद्दा है कि प्रीति जी, आप या मतलब इस स्टूडियो में जितने भी लोग होंगे वो टैक्सेस दे रहे हैं, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, सब में भी हमने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन सब लोगों का है, चाहे हो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, सबको टैक्सेस दे। तो ये चीजें आपने फ्रीबीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते नहीं। अगर कर सकते हैं, कौन से सेक्टर होना चाहिए या उसमें कोई रेगुलेटेड प्रिंसिपल होना चाहिए ना। ये कोई भी गवर्नमेंट आते हैं डिसाइड करता है कि हाँ मैं हमने गरीबों के लिए ये छूट कर देंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी छूट कर देंगे। बट मेरे जो कहने का मतलब है, आपने अगर इसको रेगुलेटेड फॉर्म में रखते हैं, चाहे कोई गवर्नमेंट आए या कोई गवर्नमेंट जाए, तो आपको पता चल जाएगा हाँ ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल एजुकेशन, या आपने बोलते हैं कि आपने हॉस्पिटल में जो खर्चा होता है, जो मेडिसिन में खर्चा होता है, उसको आपने फ्री देंगे। और काफी सारे डेवलप्ड कंट्रीज भी इसको फॉलो करते हैं। बट हमारे देश में क्या है, थोड़ी सी जो कमी है कि हम रेगुलेटेड नहीं है। तो सपोज कोई एक गवर्नमेंट आता है, बोलता है कि हाँ ठीक है, हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे देंगे गरीबों को, और वो कहां से जाएगा, वो मैं ये नहीं बोलता अमीरों से, बट जो टैक्सेस देते हैं, जो टैक्स पेयर्स मनी है, वहां से वो जाता है। तो इसीलिए जो लॉनेट सॉलिसिटर जनरल भी जो बोले हैं कि हाँ ठीक है, ये जो प्रेशर जो डाल रहे हैं आपने पीएसयूज के ऊपर, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है उनका ऊपर, तो कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी ने ये सिचुएशन आएगा कि एंटायर इकोनॉमी वुड कोलैप्स। तो हमने अगर ये कोलैप्स की तरफ हमने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर रेगुलेटेड होना चाहिए। और क्या क्या आपने फ्रीज बीज दे सकते हैं। और सपोज मैं बोलता हूं आज मैं गवर्नमेंट पावर में हूं, मैं ये सारी चीज बांट दूंगा, कहां से बांट दूंगा, यही एक्सचेकर से जाएगा। तो ये मैंने समझता हूं कि जो कल जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन है, 17 तारीख को जो रिप्लाई फाइल होगा, या इसको अगर आपने अगर सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करता है और ये ब्लैक एंड व्हाइट में हमें पता चल जाता है, या हमें आम जनता को पता चल जाता है भैया ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और ये आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं पर दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू मी। बिल्कुल। प्रीति सूदन जी,
भारत जैसे देश में जहां आर्थिक और सामाजिक असमानताएं आज भी हैं, चुनावी वादों को लोक कल्याणकारी राज्य के तकाजों के अनुरूप माना जाता है, लेकिन हाल के सालों में लोक कल्याण के नाम पर हो रही मुफ्तखोरी को बढ़ावा देने वाले चुनावी वादों का जो ट्रेंड है वो भी लगातार तेजी से बढ़ा है, हम सब देख रहे हैं। थोड़ा सा आप हमें समझाइए कि जब हम फ्रीबीज वर्सेस वेलफेयर स्कीम्स की बात करते हैं तो दोनों को बांटने वाली लकीर क्या है, कैसे जाने दोनों का फर्क, और क्यों भारत जैसे देश के लिए वेलफेयर स्कीम जरूरी हैं? जो कल्याणकारी या वेलफेयर स्कीम्स हैं वो बहुत महत्व रखती हैं और होनी भी चाहिए। जैसे आप देखिए कि हमारा पीडीएस सिस्टम है, 80 करोड़ लोगों को इससे राहत मिलती है। मैं आपको एक फील्ड से जुड़ी बात बोलूंगी कि एक विडो, बूढ़ी औरत जो जाकर अपना राशन घर लेकर आती है, उसे खाने के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। तो वैसा वेलफेयर स्कीम, वैसी कल्याणकारी स्कीम बहुत बहुत जरूरी है। ऐसे ही जब हमने ये आयुष्मान भारत पीएम जय स्कीम लागू करी, जब हम उसको इनफैक्ट कंसेप्चुअलाइज कर रहे थे और उसके बारे में सोच रहे थे, तब यही बात थी कि जो कैटेस्ट्रॉफिक हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर है, जो 40% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन जो बहुत ज्यादा उस एक गरीबी के दायरे में जा सकती है बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंडिचर, उसको एक सेफ्टी नेट चाहिए। तो इसीलिए हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर 5 लाख पर एनम कैशलेस रीइंबर्स होता है हॉस्पिटल्स को, जाकर जो लाभधारी है उसको, बेनिफिशियरी को कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। उससे कितनी कितनी राहत हो रही है। ऐसे ही अब जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहां पर एसेंशियल मेडिसिन मुफ्त दी जाती हैं। तो मैं कहूंगी कि ये जो वेलफेयर स्कीम्स हैं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि दे प्रोवाइड अ सेफ्टी नेट फॉर द मोस्ट वनरेबल पॉपुलेशन। तो ये तो होनी ही चाहिए। ठीक है प्रोफेसर अरविंद मोहन, हमारा लोकतंत्र जन कल्याण उन्मुख है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे लोकतंत्र का जो उद्देश्य है वो समाज का आर्थिक विकास करना है और उसका अधिकतम फायदा गरीब तबके को उपलब्ध करवाना है। वस्तुओं और सेवाओं को कम मूल्य में कहें या रियायती दरों पर उपलब्ध कराना समाज के हित में माना जाता है। कहीं ना कहीं सब्सिडी देना भी उचित है, क्योंकि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें सरकारी आर्थिक सहायता की हमेशा एक तरह से ज़रूरत रहती है। जैसे कृषि क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इसी तरह पिछड़ों, गरीबों, दलितों का विकास भी अहम है। जिस तरह से प्रीति सूदन ने तमाम बातें कही हैं उन्हें भी आपने सुना है। दूसरी तरफ जब हम आर्थिक विश्लेषण के पक्ष की बात करते हैं तो ये देखने को मिलता है कि देश में, राज्यों में सभी सरकारें अपने भविष्य को मजबूत रखने के लिए अपने तरह से लोक लुभावन वादों को अमली जामा पहनाने की कोशिश करती हैं, और इसमें वित्तीय कर्ज बहुत बड़े स्तर पर शामिल हो जाते हैं। तमाम ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, सेवाओं के विकास में कमी करके बचाई गई रकम को मुफ्त योजनाओं में लगा दिया जाता है। कई बार ये देखा जाता है। तो समझाइए जरा कि कैसे इन तमाम चीजों का जो असर है वो अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, और भारत जैसे देश में इसका क्या असर दिखाई दे रहा है अब तक? सबसे पहला तो ये समझना बहुत जरूरी है इस देश के लिए कि हम एक वेलफेयर स्टेट है, एक डेमोक्रेसी है, और अभी कहीं टैक्सेशन के साथ कंपेयर करने की कोशिश की गई। टैक्स का बेसिक सिद्धांत ही यही है कि टैक्स में कोई क्विड प्रो क्वो नहीं होता, उसके बदले में आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता है। जो भी सेवाएं जनता को दी जा रही हैं, और यहाँ पर हम जिसको फ्रीबीज कह रहे हैं या वैरायटी ऑफ वेलफेयर स्कीम्स का हम नाम देना चाह रहे हैं, जो भी हम कह रहे हैं, ये वेलफेयर स्टेट के परिकल्पना के तहत हम देने की कोशिश करते हैं। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि आम नागरिक को, जो बात अभी प्रीति जी ने भी उठाई, कि कहीं ना कहीं आम आदमी को, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट आज शुरू की है कि एक तरफ हमें ये बहुत जरूरी है, अपने बजट को बैलेंस करने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस तरीके की इनअप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस को मिनिमाइज करते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी बहुत जरूरी है कि देश को एक एडिक्वेट सेफ्टी नेट की जरूरत है। हम अगर दूसरे विकसित देशों से कंपेयर करें, अमेरिका जैसे देशों से कंपेयर करें, तो उन देशों में ऑलरेडी प्रावधान है, एक आपको बेसिक सोशल सिक्योरिटी, मिनिमम सोशल सिक्योरिटी आपके लिए एश्योर्ड है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप देश के नागरिक हैं। हिंदुस्तान किन्हीं कारणों से उस दिशा में नहीं बढ़ पाया। हम 1950 से लेके आज तक हम हर तरीके के फ्रीबीज हमने बांटे, लेकिन कभी भी हमने उसको एक कंप्लीट होल में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं की,
हमने इस तरीके का कोई प्रयास नहीं किया कि आम नागरिक को बेसिक मिनिमम क्या चीजें सोशल सिक्योरिटी के नाम पे दी जा सकती है। और ये मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग इंटरवेंशन है कि एक शायद पैनल की बात की जा रही है कि एक पैनल बना करके हम ये तय करें कि क्या चीजें दी जा सकती, क्या नहीं दी जा सकता है। मेरा मानना है कि ये साधारण पैनल नहीं हो सकता है, इसकी संवैधानिक व्यवस्था होनी पड़ेगी। फाइनेंस कमीशन की तरह एक कमीशन होना पड़ेगा जो एक कंटिन्यूअस, या तो आप फाइनेंस कमीशन को ही ये जिम्मेदारी दें, उसके जो आज संविधान में रोल है उसको थोड़ा सा और वृहत कर दें, और या फिर एक नया कमीशन फाइनेंस कमीशन की तर्ज पर संविधान का दर्जा कंप्लीटली ऑटोनॉमस बनाते हुए दें। क्योंकि जब आप वेलफेयर स्कीम्स की बात कर रहे हैं, हमारी आज की जो आवश्यकता है और 20 साल आगे की आवश्यकता में आपको काफी फर्क दिखाई पड़ेगा। जी। तो कोई एक संवैधानिक व्यवस्था होनी पड़ेगी जो ये तय करेगा कि बेसिक सोशल सिक्योरिटी क्या होगी, और हमें ऑब्जेक्टिवली इसको डिफाइन करना होगा, वरना ये बहस हमेशा ऐसे ही चलने वाली है कि हम आम नागरिक को फ्रीबीज बांट रहे हैं कि वेलफेयर दे रहे हैं। क्योंकि जब तक ये सब्जेक्टिव रह जाएगा तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरीके से करना चाहेगी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरीके से करना चाहेगी। इसीलिए मेरा मानना है कि पहली चीजों में करनी पड़ेगी, एक संवैधानिक दर्जे का कोई कमीशन, फाइनेंस कमीशन जैसा लाना होगा जो बेसिक मिनिमम वेलफेयर या बेसिक सोशल सिक्योरिटी आम नागरिक को क्या मिलेगी, अगर उसके पास रोजगार नहीं है, उसके पास पॉवर्टी लाइन के नीचे है, तो उसको क्रिटिकल मिनिमम क्या मिलेगा। ये तो एक इशू है। जी। दूसरा इशू ये है कि हमारे पास बहुत सारे ग्लोबल अनुभव है, तो मुझे लगता है सबसे अच्छा अनुभव ब्राजील से आता है, जो प्रेसिडेंट लूला ने कभी शुरू किया था ब्राजील में, जो कंडीशनल कैश ट्रांसफर का कंसेप्ट था कि, और इसको अगर हम सोशल सिक्योरिटी का जब आप एक मिनिमम स्टैंडर्ड तय कर रहे हैं, तो हम ये तय कर दें आम नागरिक को जिसके पास कुछ भी नहीं, जी। एवरेज एडल्ट के लिए या एक एवरेज परिवार जिसको भी हम यूनिट मानेंगे, उसको हम कंडीशनल कैश ट्रांसफर के माध्यम से क्रिटिकल मिनिमम कैश उपलब्ध कराएंगे। और वो इतना होना चाहिए कि वो एक साधारण परिवार या साधारण इंडिविजुअल अपनी बेसिक मिनिमम नीड्स पूरा कर सके, बजाय इसके कि हम अलग अलग चीजें, हम कुछ सब्सिडी कभी पावर पे दे रहे हैं, कुछ अनाज पे देना, अलग अलग चीजों पर हम सब्सिडी देने की कोशिश करने के बजाय हम कंडीशनल कैश ट्रांसफर कंसेप्ट लेकर के आए। तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बात आपने उठाई कि इससे बजटरी बैलेंस कितना बिगड़ रहा है या नहीं बिगड़ रहा है, बजटरी बैलेंस से पहले शायद हमें ये समझना होगा कि इस देश का कर्तव्य क्या है, और देश का कर्तव्य निश्चित तौर पर वेलफेयर को आम नागरिकों को उपलब्ध कराना देश का कर्तव्य है, और उसके लिए अगर हमें एक्सपेंडिचर करना पड़ता है तो उसे हमें कहीं ना कहीं व्यवस्था का हिस्सा जरूर बनाना होगा, और इसीलिए शायद ऑब्जेक्टिविटी की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से हम आज करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग सरकारें समय समय पर इलेक्शन को ध्यान में रख करके बेटर देन यू करने वाला जो आइडिया है कि आई कैन डू इट बेटर देन यू, उसकी वजह से देश को निश्चित तौर पर नुकसान हो रहा है। हर पार्टी ये कहती है उन्होंने इतना किया था, हम इतनी कर पाएंगे। कि बेसिक मिनिमम जब तय हो जाएगा तो शायद ये समस्या उतनी शायद नहीं आएगी। आज अगर आप देखें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देश का हमारे टोटल एक्सपेंडिचर का सबसे बड़ा हिस्सा है, और इस तरीके की जिसको आज हम वेलफेयर स्कीम्स का नाम दे रहे हैं, ज्यादातर आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा रहेगी। तो हम जितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आज कर रहे हैं शायद उतना या उससे प्रोपोर्शनेट टर्म्स अगर हम बात करें तो उससे कम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके हम क्रिटिकल मिनिमम इस देश के आम नागरिक तक जरूर पहुंचा सकते हैं, एक सोशल सिक्योरिटी हम जरूर कर सकते हैं। पास्ट में ऐसे तमाम एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। मैं भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की तरफ से बहुत से स्टेट्स में हमने सोशल सेफ्टी नेट बनाने की भी कोशिश की, दूसरे तमाम लोगों ने भी कोशिश की, लेकिन सही मायनों में आज तक कोई एडिक्वेट सोशल सेफ्टी नेट इस देश में या किसी भी प्रदेश में बन नहीं पाया। मुझे लगता है एक बहुत अच्छी शुरुआत है और शायद देश के लिए एक सही दिशा है। ठीक है संग्राम पटनायक जी, अभी आपने भी एक लाइन में जिक्र किया था और अभी हमने प्रोफेसर मोहन को भी सुना, वो बाकी देशों का जो उदाहरण वो बता रहे हैं, खासतौर से ब्राज़ील के बारे में भी बताया। अपने देश में अगर कानूनी पहलू की हम बात करें तो क्या ऐसे मामलों में और इससे जुड़े आर्थिक पक्ष के मामलों में क्या कोई कानून साफ तौर पर हमारे पास है या नहीं है, या फिर हम संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, मूल अधिकार हैं, मूल कर्तव्य हैं, उनके अनुसार ही जो नीतियां हैं वो बन रही हैं और इस तरह के वादे में कहूँ उसी को ध्यान में रखकर कहीं ना कहीं दिए जा रहे हैं? क्या बाकी देशों की स्थिति और अपने देशों की स्थिति कानूनी पहलू पर क्या है? और कोर्ट फिलहाल ये कह रहा है कि इस मामले में रास्ता विधायिका
के जरिए निकले। चुनाव आपने जैसा बताया 2013 का मामला और कहा कि चुनाव आयोग को निर्देश देने के लिए कहा गया, लेकिन ऐसा कुछ हमने पुख्ता तौर पर आगे आते नहीं देखा, बल्कि अभी आप सही कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो समिति का हिस्सा बनने से भी चुनाव आयोग शायद मना कर रहा है। तो आगे क्या संभावना है? क्या कोर्ट की तरफ से सिर्फ दिशा निर्देश, डायरेक्शंस मिलेंगे, उसी स्तर पर चीजें सामने आएंगी, या कोई और बड़ा फैसला भी आ सकता है? देखिए, ये जो मुद्दा आया, ये मैंने कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं, कुछ फैक्ट्स है। आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करता है। उसमें कोई दुविधा नहीं है, कोई सेकेंड ओपिनियन नहीं है। वेलफेयर स्टेट और फ्रीबीज में देयर इज ए डिफरेंस। सो मैंने जो बोल रहा हूं कि हाँ ठीक है, फ्रीबीज नहीं होना चाहिए, बट वेलफेयर स्टेट की जितना पैरामीटर्स है वो सारे इंप्लीमेंट हो, स्टेट भी इंप्लीमेंट करे और सेंटर की सपोर्ट भी ले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज दैट इज व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स। ये नहीं कि मैं आज बोल रहा हूँ या और कोई कल बोलेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए वेलफेयर स्टेट, और उसके लिए हाँ ठीक है, आपने चाहे मेडिकल एक्सपेंडिचर हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेजेस हो, एवरीथिंग शुड बी देयर। इसमें कोई मतलब सेकेंड ओपिनियन है ना, मैं उसमें डिसएग्री कर रहा हूँ। ठीक है। जो कानूनी तौर पर कहाँ पर वो लिमिट होना चाहिए, कहाँ पर वो लक्ष्मण रेखा होना चाहिए, कि जैसे कि प्रोफेसर अभी बोल रहे थे मोहन साहब कि हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं पर आज मैं अगर आज गवर्नमेंट हूं या कल और कोई गवर्नमेंट आता है, उनका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं रहना चाहिए। ये कमिटी या कमीशन डिसाइड कर देगा कि हाँ ठीक है, इस दायरे में आपने रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में ये जो आज जो इंटरफेरेंस या आप आज जो पिटिशन जो फाइल हुआ, पीआईएल जो फाइल हुआ, उसमें अगर फाइंडिंग देके कि ब्लैक एंड व्हाइट, दैट शुड नॉट बी एनी ग्रे एरिया, तो शायद सबके लिए, सारे सिटीजन्स, एवरीबडी, एवरी स्टेक होल्डर, सपोज आज कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है, फाइनेंस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उस कमिटी में अगर है, अगर उन्होंने कल बोलते हैं कि हाँ ये पैरामीटर्स होगा और ये स्टेक होल्डर्स के लिए ये प्रोटेक्शन होगा और ये अपने कर सकते हैं, उसमें मुझे जो लगता है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को पता नहीं कि कल सुप्रीम कोर्ट किस किस डायरेक्शन में क्या क्या फाइंडिंग देंगे, बट कहीं ना कहीं पर हम लोग सबको क्लियर हो जाएंगे और डिबेट एंड डिस्कशन की ये जरूरत भी नहीं पड़ेगा। थर्डली, जो डेवलप्ड स्टेट है, सपोज आपने आज उठा लो इंग्लैंड, उठा लो आज आपने साउथ अफ्रीका ले लो, उनका पर्टिकुलरली स्कीम्स है जहां पर उन्होंने सपोर्ट करते हैं कि सपोज ओल्ड एज जो पेंशन जो देते हैं, आपने वहां पर है आपका सपोर्ट। यहां पर मैंने ये नहीं बोलता कि आपने टैक्सेस देते हो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए, बट हाँ मेडिकल ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट पुअर को होना चाहिए, मिलना चाहिए, दैट इज व्हाट आर्टिकल 38 प्रोवाइड्स, रेड विथ 175, सब वो सारी चीजें क्लैरिटी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप अगर बोलेंगे कि हाँ ठीक है, आज मैंने, जैसे कि आप, मैंने अभी मेरे प्रीवियस स्पीकर जो बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, मैं उससे बेटर कर सकता हूँ, मैं आज ए गवर्नमेंट, सपोज आज ए गवर्नमेंट है, कल बी गवर्नमेंट आएगा, मैं उससे बेटर कर सकता हूँ, सो मैं ज्यादा बांट लूंगा, मैं पुअर के वोट ले लूंगा, वो नहीं होना चाहिए। सो प्रायर टू इलेक्शन आपने अगर कुछ चीजें डिक्लेयर करते हैं कि ये हमने देंगे, ये हमने बांट देंगे, ये वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट विल इनफैक्ट क्रिएट जो अपना वोटिंग पॉलिटिक्स है कि हाँ ठीक है आपने किसको वोट देंगे, क्योंकि आप और हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, आम जनता डिसाइड कर रहे हैं किसको वोट देना है। अगर आपने फ्रीबीज एंड सोशल वेलफेयर स्कीम में बहुत ही फर्क है, फ्रीबीज नहीं होना चाहिए, सोशल वेलफेयर स्कीम 100% होना चाहिए। ठीक है, प्रीति सूदन जी, इस पर आपकी क्या राय है? दोनों ही मेहमान कमीशन की बात कर रहे हैं कि उसके जरिए एक रास्ता निकल सकता है और वो ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें कर दे, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से जो फ्रीबीज कल्चर है उस पर, उससे निपटने के लिए कहा है कि एक विशेषज्ञ का निकाय बने। उन्होंने एक तरह से नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, रूलिंग और ऑपोजिशन पार्टीज, आरबीआई और अलग अलग स्टेक होल्डर्स से सुझाव मांगे हैं। आपको क्या लगता है कि सर्वसम्मत रास्ता निकल पाएगा क्या इस मामले में? क्योंकि जब हम राजनीतिक तौर पर बात करते हैं तो कमोबेश हर दल कहीं ना कहीं इसके पक्ष में है और हर बार इस तरह के चुनावी वादे हम सुनते हैं। पटनायक जी ने बहुत अच्छी तरह हमें लीगल पोजीशन एक्सप्लेन करी जी, और अरविंद मोहन जी ने एज एन इकोनॉमिस्ट हमें एक्सप्लेन करा कि क्यों जरूरी है कि हम एक बैलेंस मेंटेन करें। तो मेरा अपना दृष्टिकोण ये है कि ये जो मुद्दा उठा है, और जैसे कि बताया पटनायक जी ने कि ये कोई नया मुद्दा नहीं है, ये तो चल ही रहा था। सो हमें, आई थिंक एज अ कंट्री, एज ऑल स्टेक होल्डर्स टुगेदर, एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या क्या स्कीम्स जो हैं कल्याणकारी कैटेगरी में आती हैं और बहुत जरूरी है, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट हैं, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड करती है। तो इसलिए हम उस, आई वुड से, फ्रेमवर्क या उस दायरे को डिफाइन कर पाएंगे
अब किस तरह से करेंगे, सुप्रीम कोर्ट एक कोई कमीशन बिठाएगी या कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, ये सरकार और जो हिदायतें सुप्रीम कोर्ट देगी ये सरकार जैसे डिसाइड करेगी। द मैकेनिज्म इज कैन बी आई वुड से कि उसको वो जो किस तरह से होगा ये वो तो हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि इस मुद्दे पे अब हमें एक कंसेंसस, एक क्लैरिटी मिलेगा और मुझे तो पूरा यकीन है हमारे देश में हम एक आई वुड से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के माध्यम से हर कोई अपनी जो मुश्किल होती है उसका हम हल ढूंढ ही लेते हैं, तो इसका भी हल जरूर ढूंढ लेंगे। ठीक है प्रोफेसर अरविंद मोहन, अगर आरबीआई की एक हालिया रिपोर्ट की बात करें और जैसा आप भी वित्तीय और आर्थिक स्थिति को लेकर बता रहे थे, कुछ चिंताएं हाल ही में जाहिर की गई और वर्तमान हालातों में देखें तो 10 राज्यों की आर्थिक स्थिति डावाडोल है, क्योंकि जो उनका वित्तीय कर्ज और राज्य के जीडीपी का अनुपात है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इनमें मैं अगर नाम लूँ तो पंजाब की स्थिति बहुत विकट है। अन्य राज्यों में राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। और इन राज्यों का अगर उत्तर प्रदेश और झारखंड को छोड़ दें तो वित्त वर्ष 2021-22 में जो वित्तीय घाटा था उनके जीडीपी के 3% से भी अधिक रहा है और इन राज्यों में कर्ज पर ब्याज का भुगतान राजस्व का 10% से अधिक रहा है। क्या समझें कि जो नीतियां या जिन दिशा निर्देशों की बात हम कर रहे हैं अभी जो साफ होने चाहिए, आपको लगता है क्या कि राज्यों की वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी क्या गाइडलाइंस तय हो सकती हैं, ये अलग अलग हो सकती हैं? देखिए, मोटे तौर पर अगर आप देखें तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं उसी से निकाल करके हमने विभिन्न सक्सेसिव प्लान्स के लिए देश के प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स तय किए। ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव, सोशल जस्टिस का ऑब्जेक्टिव जिसमें मूल रूप से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और पॉवर्टी एलिवेशन है, मॉडर्नाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, सेल्फ रिलायंस इत्यादि जितने भी आपको मेजर ऑब्जेक्टिव्स दिखाई पड़ते हैं 1950 से लेके अब तक देश के प्लानिंग और डेवलपमेंट के, वो सभी वहीं सीधे डायरेक्टिव प्रिंसिपल से निकल करके आ रहे हैं। लेकिन ये इतने वाइड ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ये फॉर एग्जांपल लगभग हम राइट टू लाइवलीहुड की बात कर रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से वही हमने मोटे तौर पे वो ऑब्जेक्टिव निकाल दिया। अब इसके तहत हम अपनी तरीके से इंटरप्रेट करना चाहते हैं, अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव से इंटरप्रेट करना चाहते हैं और उसके तहत आज की तारीख में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो सिर्फ हमारे सामने एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है जिसके तहत हम जो डिफरेंस यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं वेलफेयर में और फ्रीबीज में, वो डिफरेंस पूरी तरीके से मर्ज हो जाता है, खत्म हो जाता है और यहाँ से पॉलिटिकल इनअप्रोप्रिएटनेस और इनअप्रोप्रिएट एक्शंस की शुरुआत हो जाती है। मुझे लगता है कि जिस कमीशन इत्यादि की हम बात कर रहे हैं, अगर वाकई में हम उसको ला पाते हैं तो ये जो समस्या है ये खत्म हो जाएगी। ये तो पहला मसला है। दूसरा मसला, निश्चित तौर पे बहुत सारे स्टेट्स में हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि आज उनका फिस्कल बैलेंस, उनका जो डेट का रेशियो है वो सब जितना होना चाहिए उससे कहीं नेगेटिव दिशा में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये जो हम फ्रीबीज की बात करें वो अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं और या इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। ज़्यादातर स्टेट्स में मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ आपको, हम FRBM एक्ट लेकर के आ गए हिंदुस्तान में 2003 में, ज़्यादातर प्रदेशों ने भी 2004-5 तक FRBM एक्ट को एडॉप्ट कर लिया। हमने तय किया कि फिस्कल डेफिसिट 3% होगा, फिर हम समय समय पर उसे चेंज करते चले गए। लेकिन जब हम फिस्कल डेफिसिट मेजर कर रहे हैं तो ज़्यादातर प्रदेशों में आपको एक चीज़ और दिखाई पड़ेगी कि जो पावर सेक्टर है, एक पर्टिकुलर स्टेट का मैं आपको एग्जांपल दूं, 1999 में वहाँ एनर्जी पॉलिसी आई 1999 में। उस समय 20,000 करोड़ का पावर यूटिलिटीज के ऊपर डेट था। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम स्टेट ने सारी खुद के ऊपर ले लिया, तो जीरो कर दिया उसको। आज जब हम उसको रिव्यू कर रहे हैं ये 45,000 करोड़ से ज्यादा का फिर नया ड्यू हो गया। हम बैक टू स्क्वायर वन नहीं है, बैक टू स्क्वायर 1/2 हो गया। तो हम मतलब ये जो डेफिसिट है ये इफेक्टिवली फिस्कल डेफिसिट का हिस्सा होना चाहिए। पावर ड्यूज जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, ये जो लायबिलिटीज क्रिएट हो रही है, इफेक्टिवली फिस्कल डेफिसिट है जिसको हम एक्स्ट्रा फिस्कल डेफिसिट की तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। हाँ। जिसकी वजह से पार्लियामेंट और जो हमारी असेंबलीज हैं इनका कंट्रोल उस पर नहीं आ रहा है। तो इस तरीके के जितने भी एक्स्ट्रा फिस्कल डेफिसिट वाले जो इंटरवेंशन दिखाई पड़े पूरी तरीके से खत्म होने चाहिए। मुझे लगता है काफी करेक्शन तो उसी से आ जाएगा। तो साथ में शायद इस पर भी डिबेट करने की जरूरत है। बिल्कुल, और समय क्योंकि इसी के साथ यही पूरा हो गया है, चर्चा को यहीं थामना होगा। प्रीति सूदन जी आपका, प्रोफेसर अरविंद मोहन आपका और साथ ही संग्राम पटनायक जी
आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, मुद्दा आपका में शामिल होने के लिए। जाहिर है आर्थिक विकास की नीतियां तब अपने लक्ष्य से भटक जाती हैं जब उनमें राजनीतिक सोच और उसके फायदे हावी हो जाते हैं। लोक लुभावन और लोक कल्याणकारी कदमों में फर्क और जरूरत को समझना इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि इससे आर्थिक नीतियां बुरी तरह से प्रभावित होती हैं। आज जरूरत है कि सभी राज्य अपने यहाँ डिजिटल तकनीक और सामाजिक सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित करें और आर्थिक नीतियों को रोजगार परक बनाने को सबसे ज्यादा प्रमुखता दें। मुफ्त बांटने की योजनाओं के चलते राज्यों के पूंजीगत खर्च लगातार कम होते जा रहे हैं, जिस वजह से नई संपदा का विकास नहीं हो रहा है और आय नहीं बढ़ रही है। जाहिर है ऐसे कदम भविष्य के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट का कारण बन सकते हैं। ऐसे में इसे लेकर साफ फैसले, कड़े निर्देशों की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, जो हमें जल्द ही मिलते दिख रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल मुद्दा आपका में इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।